अंग्रेजन बहू और काली बहू की पहली दिवाली। अरे नम्रता बहन कहाँ हो? अरे क्या बात है, आज कैसे? क्या करूं नम्रता बहन, घर में काम इतने होते हैं कि कहीं आने जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। आज मिली तो तुमसे मिलने आ गई। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। चाय का समय हो रहा है, मैं अभी कोमल बहू को कहकर चाय बनवाती हूँ। कोमल बहू जरा 2 कप चाय बना दे। ठीक है माँ जी, लाई। ये लीजिए माँ चाय। नमस्ते काकी। अरे आप कैसे आना हुआ इतने दिनों बाद? आज समय मिल गया तो सोचा तुम लोगों से मिल लेती हूँ। ये तो आपने काकी काफी अच्छा किया। आप लोग बैठकर चाय पीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नम्रता तेरा बेटा दिखने में इतना हैंडसम है, पढ़ा लिखा है और खुद का कितना अच्छा बिजनेस भी है, तो तूने इतनी काली लड़की से अपने बेटे की शादी क्यों करवा दी? अगर मैं दिया लेकर भी पूरी दुनिया में बहू ढूंढूं ना, तो भी मुझे कोमल जितनी अच्छी और संस्कारी बहू नहीं मिलती। कोमल भले ही रंग रूप से काली है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। कोमल के रंग रूप में काला होने की वजह से हर कोई कोमल का मजाक उड़ाता था, लेकिन नम्रता कोमल को अपनी बहू कम अपनी बेटी ज्यादा मानती थी और उससे बहुत प्यार करती थी। अरे बहू कब तक काम करती रहेगी? चलो दिवाली की शॉपिंग नहीं करनी क्या? क्या करूं माँ जी, आप तो जानती है ना दिवाली की कितनी सारी सफाई करनी होती है। ऊपर से मैं अकेली, अगर मेरी देवरानी होती तो हम दोनों मिलकर दिवाली की सफाई करते। हाँ बहू, तूने सही याद दिलाया। अब मुझे उमेश की शादी करवा देनी चाहिए। वैसे भी इस साल उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उसके आते ही उसकी शादी करवा दूंगी। जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर दिवाली की शॉपिंग करते हैं। दिवाली के दिन दोनों सास बहू और पूरा परिवार बैठकर श्री गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और सारा परिवार मिलकर दिवाली का त्योहार मनाता है। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं और एक दिन आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। ना जाने कौन है जो इतनी देर से बेल बजाए जा रहा है। नम्रता इतना बोलकर जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा उमेश खड़ा है और उसके साथ एक अंग्रेजन लड़की। उमेश बेटा, तू यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? तू तो अगले हफ्ते आने वाला था ना? हाँ माँ, लेकिन सोचा पहले आकर आपको सरप्राइज दे दूं। ये तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन तेरे साथ में ये अंग्रेजन लड़की कौन है? विदेश से क्या अपने दोस्त को यहाँ घुमाने के लिए लेकर आया है? अरे देवर जी, आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना। जभी मैं सोचूं ये कौवा सुबह से मुंडेर पर बैठकर क्यों काव काव कर रहा था। वैसे देवर जी, आपके साथ ये अंग्रेजन लड़की कौन है? कोई दोस्त है क्या? माँ भाभी, ये मेरी दोस्त नहीं बल्कि इस घर की बहू है। इसका नाम सोफिया है। सोफिया और हम एक ही कॉलेज में थे। हम दोनों को एक दूसरे से कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला, लेकिन जब हमें इसका एहसास हुआ तो हमने देरी न करते हुए एक दूसरे से शादी कर ली। क्या तूने हमें बिना बताए शादी कर ली, वो भी इस अंग्रेजन लड़की से? अरे इससे हमारे संस्कारों के बारे में इसे जरा भी ना पता होगा। इसकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क है। तू जानता भी है तूने क्या किया है? मैं जानता हूँ, लेकिन सोफिया बहुत अच्छी लड़की है, वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। लेकिन लोग क्या कहेंगे? माँ जी, लोगों का काम है बोलना, आप उन्हें बोलने दीजिए। देवर जी की खुशी जिसमें है उसमें ही हमारी भी खुशी है। मैं आरती की थाली लाती हूँ, आप मेरी देवरानी का स्वागत करिए। कोमल और उमेश के समझाने पर नम्रता मान जाती है और अपनी अंग्रेजन बहू का स्वागत करती है। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है और अगले दिन, हे राम, मेरी कमर, ये कमर का दर्द मानो जैसे मेरा रिश्तेदार बनके मेरे साथ ही रहने लग गया हो। लगता है आज दोबारा सिकाई करवानी पड़ेगी। कोमल बहू, जरा तवा गरम करके कपड़े से मेरी कमर की सिकाई कर दे। आज फिर कमर में दर्द उठ गया है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे मम्मी जी, आपको क्या हो गया? बहू, मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है। हाय राम, मेरी कमर। OMG मम्मी जी, डोंट वरी, आपकी ये अंग्रेजन बहू आपका दर्द अभी खत्म कर देगी। इतना बोलकर सोफिया जल्दी से अपने कमरे में जाती है और जल्दी से हॉट वाटर बैग गर्म करके ले आती है और अपनी सास की कमर की सिकाई करती है।
आहा, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो दर्द छूमंतर हो गया हो। मेरी अंग्रेजन बहू तो बड़ी कमाल की निकली। नम्रता इतना बोलती ही है कि तभी कोमल आ जाती है। कोमल बहू, अब इस गरम तवे और कपड़े की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मैं अपनी अंग्रेजन बहू के इस बैग से ही सिकाई कर लिया करूंगी। 10 मिनट सिकाई करने से ही मेरा आधे से ज्यादा दर्द गायब हो गया। अब मुझे इस देसी नुस्खे की कोई जरूरत नहीं है। जब से सोफिया बहू बनकर घर में आई थी, तब से हर कोई पड़ोसी नम्रता के घर सिर्फ उसकी अंग्रेजन बहू को देखने आया करता और उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करता। कुछ भी कहो नम्रता बहन, तुम्हारी अंग्रेजन बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, लेकिन बेचारी कोमल बहू के साथ बहुत गलत हुआ। अब तो ऐसा लगता है कि मानो नम्रता के घर में एक सफेद कबूतर और एक काला कौवा आ गया हो। जहाँ एक तरफ अपनी अंग्रेजन बहू की तारीफ सुन नम्रता खुश होती है, वहीं अपनी काली बहू के रंग की वजह से अपने घर का मजाक उड़ता देख नम्रता को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अब धीरे धीरे कोमल से मुंह बनाने लगती है। भाभी जी, जैसी आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही रंग की साड़ियाँ लेकर आया हूँ। भैया जी, आप तो सच में बड़ी प्यारी साड़ियाँ लेकर आए हैं, बहुत सुंदर है ये तो। कोमल साड़ी देख ही रही होती है कि तभी सोफिया वहाँ आ जाती है। अरे भैया जी, ये साड़ी तो बहुत ब्यूटीफुल है। सोफिया बहू, अगर तुझे ये साड़ियाँ पसंद है तो ये साड़ियाँ रख ले। वैसे भी तेरे इस गोरे रंग पर ये सभी रंग काफी खिलेंगे। लेकिन मम्मी जी, ये सभी साड़ियाँ तो कोमल भाभी की हैं। तो क्या हुआ, वैसे भी ये सभी रंग गोरे इंसानों पर खिलते हैं, ना कि काली पर। कोमल बहू, तू अपने लिए दूसरी साड़ियाँ देख लियो, ठीक है? अपनी सास की बात सुनकर कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसू छिपाते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं, जिससे आज कोमल को ये एहसास हो जाता है कि उसकी सास भी उसके काले रंग की वजह से उसे नापसंद करने लगी है, जिसके चलते कोमल अंदर ही अंदर बहुत रोती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। दिन गुजरने के साथ साथ नम्रता का प्यार अपनी बहू के लिए बढ़ता ही जाता है, वहीं अपनी काली बहू के लिए कम होता रहता है। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं और एक बार फिर दिवाली आने वाली होती है। अरे सोफिया बहू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, चल हमें दिवाली की शॉपिंग करनी है। वाओ मम्मी जी, दिवाली आ रही है, दैट्स ग्रेट। मैं अभी जल्दी से रेडी होके आती हूँ। सोफिया जल्दी से रेडी होती है और अपनी सास के साथ दिवाली के लिए शॉपिंग के लिए निकल रही होती है कि तभी दिवाली की सफाई कर रही कोमल अपनी सास और सोफिया को जाता देख उनसे कहती है, अरे माँ जी, सोफिया, आप दोनों कहीं बाहर जा रही हैं क्या? हाँ भाभी, हम दिवाली की शॉपिंग पर जा रहे हैं। अच्छा माँ जी, क्या मैं भी चल सकती हूँ? मेरा सारा काम लगभग खत्म हो गया है। तो चल के क्या करेगी, और वैसे भी काले रंग पर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। पूरे बाजार में ऐसा कोई भी रंग नहीं है जो तेरे इस रंग पर खिले। इससे अच्छा तो घर का काम कर। आप मुझसे ऐसा क्यों बर्ताव कर रही हैं? आज से पहले आपने कभी भी मेरे रंग को लेकर मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब, अरे आप तो मुझे अपनी बेटी मानती थी। कोमल की आंखों में आंसू देख और उसकी बातें सुन सोफिया को काफी बुरा लगता है। मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? कोमल भाभी इस घर की बहू हैं। आप उनके काले रंग की वजह से उनका मजाक कैसे उड़ा सकती हैं? आप भूल गई कि जब मैं नहीं थी तब ये आपका कितना ख्याल रखती थी। आप तो इन्हें बेटी मानती थी ना, तो आज ये सब क्यों? सोफिया की बातों से नम्रता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कोमल से माफी मांगती है। सोफिया जब से घर में आई है तब से हर कोई मेरी अंग्रेजन बहू की ही तारीफ कर रहा था, जिसके चलते मैं तुझे भूलने लगी थी और तेरे काले रंग से धीरे धीरे नफरत करने लगी थी। लेकिन आज सोफिया ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दे बहू। कोमल अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद अब तीनों सास बहू मिलकर दिवाली की शॉपिंग करती हैं और दिवाली के दिन काली और अंग्रेजन बहू अपने पूरे परिवार के साथ दिवाली का त्योहार बनाती है। मिट्टी के बर्तन, दीपक, करवे ले लो, सिर्फ 10 रुपए, 10 रुपए। अरे वाह, कितना सुंदर मिट्टी का करवा है। इसे देखकर तो मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। बहन ले जाओ, सिर्फ 10 रुपए का है। लेकर जाना तो चाहती हूँ, लेकिन ये मिट्टी का है और मेरे घर के बच्चे बहुत आतंकी हैं। वो तो इसे लेकर जाते ही तोड़ देंगे, इसीलिए मैं इसे नहीं लेकर जा सकती। ऐसे बोलकर वो औरत दिव्या और सुनंदा के पास से खाली हाथ ही उठाई।
सासू माँ, आज सुबह से हमारी एक भी चीज नहीं बिकी है। सही कहा, आजकल के लोगों ने मिट्टी की बनी चीजों में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है। ठीक कहा। दिव्या और सुनंदा दोनों सास बहू थी जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बेचकर अपने घर का खर्च उठाती थी। सुनंदा का पति तो कई सालों पहले गुजर चुका था और दिव्या का पति कमर की डिस्क सरक जाने की वजह से बेड रेस्ट पर था। बस यही वजह थी जो दोनों सास बहू को घर से निकलकर दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। माँ जी, शाम हो चली है, अब कौन हमसे इन्हें खरीदने आएगा, चलिए घर चलते हैं। कृष्णा को भी कहीं हमारी जरूरत ना पड़ रही हो। ऐसे ही घर की जिम्मेदारी को भी सोचते हुए दोनों सास बहू अपना सामान बांधने लगी। वो दोनों जहां पर अपना सामान बेचती थीं, वहीं एक और बर्तनों की ही बड़ी दुकान थी जिसका मालिक उन दोनों से बहुत चिढ़ता था। अरे काली भिखारनों, घर जा रही हो? देखिए भाई साहब, हमसे ये बदतमीजी मत किया कीजिए। वैसे भी तुम कोई खास इज्जतदार तो हो नहीं जो मैं इतना सोचूं। ज्यादा फालतू मत बोल, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं जो तू हमारी इज्जत पर आए। अम्मा जी, आपसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो बस ये बोलने आया था कि कल से अपना ये कबाड़ लेकर यहाँ मत आना, क्योंकि मैं कल अपनी दुकान का सामान थोड़ा बाहर निकाल कर सजाने वाला हूँ। क्यों भाई साहब, इतनी बड़ी दुकान भी आपको छोटी पड़ने लगी है जो दूसरों की जगह पर भी आप अपना हक जमाने लगे? अरे चल चल कर लो चुप, मुझे तुझे कोई जवाब नहीं देना है। अम्मा जी, कल से यहाँ मत आना, वरना। ऐसे बोलकर वो दुकानदार अपनी दुकान में ही वापस चला गया। दिव्या और सुनंदा उसे देखती रह गई। बेचारी काली गरीब सास बहू को उनके हालात और दुनिया वाले दोनों ने ही परेशान किया हुआ था। माँ जी, अगर हम यहाँ पर अपना सामान नहीं लगाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बड़ी मुश्किल से बाजार की ये छोटी सी जगह हमारे हिस्से में आई थी, क्या अब हमसे ये भी छिन जाएगी? बहू, लोगों से उस वक्त पंगा लेना महाबेवकूफी है जब हम ये जानते हों कि इसके पास ताकत हमसे ज्यादा है। जानती है उस दुकानदार ने हमसे ऐसे बात क्यों की? क्योंकि दीपावली आने वाली है और उसकी कमाई अच्छे से हो। वो अपना सामान बाहर सजाकर दिखाना चाहता है। वो तो मैं समझ गई थी सासू माँ, लेकिन अब चिंता मत कर, जो जगह हमारे लिए सही होगी हम कल वहां से अपनी रोजी कमाएंगे। दोनों सास बहू ऐसे ही अपने मन को बहलाती हुई घर लौट आई। घर लौटते ही दिव्या ने बिना एक भी मिनट सांस लिए रोटी बनाना शुरू कर दिया और सुनंदा अपने बेटे की सेवा करने लगी। माँ, एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं कभी भी आपको ऐसे काम नहीं करने दूंगा। कितनी शर्म की बात है कि घर में बेटा बिस्तर पर पड़ा रहे और माँ को सारा सारा दिन मेहनत करनी पड़े। ज्यादा मत सोच, तू जानबूझकर थोड़े ही बिस्तर पर है, तेरी बीमारी ने ऐसा किया हुआ है। तू पहले ठीक हो जा, उसके बाद मैं कोई काम नहीं करूंगी। सुनंदा और कृष्णा ऐसे ही बातें करने लगे। उनके दिन इसी तरह से बीत रहे थे और अब तो दिवाली आने वाली थी। दोनों सास बहू अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर मेहनत करती थी, लेकिन आज तो उनके पास अपने मिट्टी के बर्तन वगैरह बेचने के लिए जगह भी नहीं थी। माँ जी, उस स्वार्थी शोरूम वाले ने तो अपनी दुकान का आधा सामान सड़क पर लगाया हुआ है, अब हम दोनों कहाँ जाकर अपने दीपक बेचेंगे? चल बहू, कहीं और चलते हैं। सासू माँ, दीपावली के 1 महीने पहले से ही बाजार खचाखच भरा रहता है, हमें कहाँ जगह खाली मिल पाएगी? ठीक कहती है बहू। चलिए माँ जी, हम अपने घर के दरवाजे पर ही चलकर अपना सामान बेचते हैं। घर के दरवाजे पर? दिव्या की बात सुनंदा को भी सही लगी, क्योंकि उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। और फिर दोनों सास बहू अपना सारा तामझाम लेकर अपने घर ही लौट आई और वहीं अपने दरवाजे पर बैठकर अपने दीपक वगैरह बेचने लगी। अरे वाह, छोटे बड़े सभी तरह के दीपक हैं आपके पास तो। हाँ बहन, बोलो कितने दूं? मुझे 10 रुपए के दे दीजिए। दोनों सास बहू अपने दरवाजे पर भी अपनी दुकान लगाकर काफी खुश थी, क्योंकि वहां से उनकी बिक्री पहले से कुछ बेहतर होने लगी थी। अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन हैं, बहन मुझे एक दे दो। अभी देती हूँ। दिव्या और सुनंदा खुशी खुशी अपना काम कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और अब तो दिवाली में बस 1 दिन ही बाकी था। सड़कों पर बहुत ही ज्यादा चहल पहल थी और सभी तरफ बस लोग खरीदारी करते हुए ही नजर आ रहे थे।
लेकिन इसी बीच सुनंदा और दिव्या भी थीं जो अपने मिट्टी के चिराग और बर्तन बेचने बैठी हुई थीं। ना उनके पास दिवाली के दिन पहनने को अच्छे कपड़े थे और ना ही कुछ और। माँ जी, हो सकता है कि आज के दिन हमारे सारे दीपक बिक जाएं। फिर हम भी दिवाली मनाएंगे। दोनों सास बहू इसी आस में अपने दरवाजे पर बर्तन सजाए बैठी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से आज उनकी छोटी सी दुकान पर कोई भी नहीं आया। माँ जी, किसकी नजर लग गई हमारे चलते हुए काम को? बहू, फिक्र मत कर, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। बेचारी सास बहू देर रात तक वहीं बैठी रहीं, लेकिन सिर्फ 2-3 लोग ही उनसे 10-12 रुपए का सौदा खरीद कर गए थे। और अगली सुबह दिवाली के दिन। माँ जी, देखो तो आज दिवाली है और हमारी तो दिवाली भी अमावस्या की रात की तरह काली ही है। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है बहू कि एक दिन हम भी उजाले से भरी दिवाली मनाएंगे। बस भगवान पर विश्वास रख। दोनों काली गरीब सास बहू दिवाली के दिन भी दिए बेचने बैठ गईं। दिवाली के दिन कोई भी उनसे एक भी चीज खरीदने नहीं आया और इसी तरह शाम हो गई। आसपास के सभी घरों में रंग बिरंगी लाइटें जलने लगी और लोग तैयार हो होकर एक दूसरे को दिवाली की बधाइयां देने लगे। लेकिन बेचारी दिव्या और सुनंदा अब भी अपनी दिवाली अंधेरे में ही मना रही थी। वो दोनों घर से बाहर अपने दीपक लेकर बैठी हुई थी। उनके घर में बस एक दिया जल रहा था। दिव्या और सुनंदा कोई ग्राहक ना आता देख अपनी दुकान को सांगवने लगी। तभी वहां पर 5 औरतों की एक टोली आई। वो उनकी पड़ोस की ही औरतें थी, जिनके हाथों में काफी सारे उपहार और मिठाइयां थीं। कहाँ जा रही हो दिव्या और सुनंदा जी? कहीं नहीं। हम कब से देख रहे हैं आप दोनों दिवाली नहीं मनाओगी? मना तो रही हैं। इस तरह? हम गरीबों की क्या होली, क्या दिवाली। क्यों नहीं है, ये त्योहार सभी के लिए और हम तुम्हारे पड़ोसी हैं तो हमारा हक बनता है अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने का, और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। हमारे लाए तोहफों को स्वीकार कीजिए और अपनी भी दिवाली को हैप्पी दिवाली बनाइए। अपनी पड़ोसनों की बात सुनकर दोनों सास बहू की आंखों में आंसू छलक गए। अरे, ये रोने का समय नहीं है, जल्दी कीजिए, फिर हम सभी मिलकर माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे और बहुत सारे पटाखे भी जलाएंगे। उन 5 औरतों ने सुनंदा और दिव्या को नए कपड़े भी दिए। वो दोनों उन्हें पहनकर तैयार हो गईं। कृष्णा को भी उन 5 ने कुर्ता और पजामा दिया। अचानक ही दिव्या और सुनंदा की अंधेरी दिवाली में छोटा सा दीपक रोशन हुआ था। बस किसी की जिंदगी में उजाला करने का नाम ही तो दीपावली है। उस दिन गरीब सास बहू ने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर दिवाली मनाई। एक पल की खुशी ने उनकी सारी थकान को मिटा दिया था। इसीलिए तो कहते हैं कि कभी अपनी जिंदगी को दोष मत दो। हो सकता है कि कोई ऐसी जिंदगी जीने के लिए भगवान से उम्मीदें लगाता हो।